आज हम शुभम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है। ऑलमोस्ट जैसे एंड पे आ गए हैं, ठीक है हम लोग। तो बेसिकली कैसा जैसे क्या था, अभी हमने इससे पहले ना इंटरनल ट्रेड किया था जिसमें रिटेल होलसेल ट्रेड के बारे में बताया हुआ था और कैसी कैसी वैरायटीज़ उसकी हो जाती है रिटेल होलसेल ट्रेड की, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेजरली कवर होता है कि आप जो गुड्स आप बाहर से मंगाते हो, ठीक है, वो इंपोर्ट कहलाता है, और जो गुड्स आप बाहर भेजते हो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बुलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा होता है और ये हम लोग देख के चलते हैं। अब जैसे इसमें आप तुम्हारा पहला टॉपिक क्या है शुभम, एक बार बताओगे पहला टॉपिक क्या है बुक का? एक्सपोर्ट ट्रेड तो नहीं है? पहला टॉपिक बता देना मुझे, क्या है पहला? हाँ वो बुक तो मैंने उसको दे दी थी ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ना इसमें जैसे डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में बताया, मीनिंग एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बेसिकली वो ट्रेड होता है जो कि पहली बात है, आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है बाहर की कंट्री को बेच रहे होते हो उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। म्यूट कर लेना शुभम। एक्सपोर्ट ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है जहाँ पे गुड्स एक कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, दूसरी कंट्री में बेचे जाते हैं। जो यहाँ से सामान बाहर बेचता है उसको हम लोग एक्सपोर्टर बोलते हैं, जो यहाँ पे रह के बाहर से सामान मंगवा लेता है उसको इंपोर्टर बोलते हैं। इस तरीके से किया जाता है। और अब जैसे होता क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो है आपको काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। हम स्टेप एक एक करके कर लेते हैं। ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्पेसिफिक स्टेप्स आपसे पूछ लेते हैं या फिर जो है पूरा भी कभी ब्रीफ करके लिखने को आपको आ जाता है ये, ठीक है। तो जो भी आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करते हो तो यूजुअली देखो क्या होता है कि ना आजकल क्या है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आप पहले लेते हो। पुराने टाइम पे क्या होता था, जब आपको कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, उसके बाद जो है आप कोई प्रोसेसिंग में डालते हो, फिर आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्टेड लाइसेंस अप्लाई करते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब आपको पहले लेके रखना होता है, ठीक है। तो स्टेप्स इन्होंने थोड़े से यहाँ पे चेंज, मतलब जो पुराने वाले वही लिखे हुए हैं। सबसे पहले जैसे क्या होता है, रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। तो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो आपके पास ना इंक्वायरी आएगी। जैसे तुम शुभम अगर दूसरी कंट्री में बैठे हो और मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो तुमने मुझे मेल करा या लेटर भेजा कि जो ऐसा ऐसा माल है, ये माल हमें चाहिए, आप भेजते हो, कितना प्राइस और क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप बताओ। तो ये मेरे पास इंक्वायरी आई। जैसे ही मेरे पास इंक्वायरी आएगी ये, तो मैं तुम्हें कोटेशन भेजूंगा जिसमें मैं जो क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशन सब मेंशन करके भेजूंगा कि शुभम सर ऐसे 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 सारा काम होएगा, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी वगैरह सब चीज़ें कराई जाएंगी। सेकंड इन्होंने रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट के बारे में बताया। जब ये फाइनल हो जाता है, जैसे आपको लगा कि इंक्वायरी सही है, कोटेशन मैच हो गई है, तो आप फाइनली जो है ऑर्डर और इंडेंट मेंटेन करके चलते हो। जैसे आपको तुम बाहर थे, तुम्हें पसंद आ गया रेट वेट, तो तुम मुझे ऑर्डर दे दोगे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर गुड्स हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इसको आप डिस्पैच कर दो। जो भी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस होगी वो सब चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। ये आपका रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट हो जाता है। थर्ड, इसमें आप लोग इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दिनेस और गारंटी फॉर पेमेंट लेते हो। अब जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मुझे इंपोर्टर गारंटी लेनी पड़ेगी। इंपोर्टर गारंटी बेसिकली क्या होता है, बैंक दे देता है। जैसे अगर मैं तुम्हें गुड्स भेज रहा हूँ, मुझे भी कोई गारंटी लेनी पड़ेगी, तो जिस बैंक से आप डील कर रहे होते हो और या फिर आपका बैंक, जैसे जिस बैंक से तुम मुझे पेमेंट भेजोगे, वो गारंटी देगा कि जैसे ही आप गुड्स रिलीज़ करोगे यहाँ आ जाएगा, आपकी पेमेंट जो है हम आपको रिलीज़ कर देंगे। ये बैंक गारंटी ले लेता है, तो इससे थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है कि हमारा पैसा मरेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्टर क्रेडिट वर्दिनेस इंपोर्टर की जानता है कि बाई चांस ये है कि माल पहुंच जाए, हमें पेमेंट ना मिले, ठीक है, इस तरीके की करी जाती है। तो एंड टू मिनिमाइज सच रिस्क मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड है लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इंपोर्टर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है इंपोर्टर को। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है गारंटी है इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक दैट इट विल ऑनर पेमेंट अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर, ठीक है। तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट अलग से भी पूछ लेते हैं। तो तुम दोगे मुझे, ठीक है, अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ, तुम इंपोर्टर हो, तो मुझे दोगे कि बैंक आपको गारंटी दे के दे रहा है कि जो है जो भी बिल आपका होएगा किसी भी तरीके का कहीं पे भी, तो जैसा भी आएगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो आपको डिलीवर
हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, अब इन्होंने चौथे स्टेप में बताया शुभम की, कहते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस अब आप लोगे, वैसे आजकल पहले हो जाता है, यहाँ पे तब होता था। एक्सपोर्ट लाइसेंस आप लेते हो तो ये आपको लेना पड़ता है, जो एक्सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको दे देती है गवर्नमेंट की लाइसेंस, तो आप अपना काम शुरू कर लेते हो। तो इसमें क्या बोलते हैं, आप फिर अपने आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो, क्योंकि बैंक अकाउंट क्यों खुलवाते हो, ताकि जो है आपको पेमेंट इसमें जो है आ जाए। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आ जाता है आपको, तो इसमें बोला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होता है, जो कि हर जगह फिर यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड है, और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का प्रोफाइल बनाता है, बैंक रिसीप्ट लेता है, फीस लेता है, फोटोग्राफ लेता है, कौन है, कहाँ काम करता है, क्या काम है, वो सब मेंशन कराता है, एंड आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड दे देता है, उसको आप कहीं पे भी फिर यूज़ कर सकते हो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हो। तो फिर जो है जैसे पुराने केसेस में तो नहीं होता था, अब नया क्या है, आपको जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हो, या रजिस्ट्रेशन आपको करा लिया। जैसे कई बार आपको कुछ बेनिफिट लेना है, आपका काम बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन होती है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स भी पहुँचाती है एज एन एक्सपोर्टर, तो ये सब चीज़ें करी जाती हैं। फिर अगर जैसे कई बार क्या होता है, आपको पैसा वैसा लेना है, कुछ है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन है, तो अगर ये क्या इंश्योर करके चलती है, जैसे आपको सारा लिस्ट दे देती है, कुछ है कि आपका रिस्क नहीं रहे, ये आपको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, ताकि जो है एक्सपोर्ट, क्योंकि सरकार कहीं की भी हो वो ये चाहती है कि एक्सपोर्ट प्रमोट होए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर अब क्या होता है, फिफ्थ स्टेप जो है, ये सब स्टेप वाइज लिखना है शुभम, प्लीज़ ध्यान रखना। फिफ्थ स्टेप जो है वो है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो अगर मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है बैंक से उधार ले लेंगे, दोस्त से ले लेंगे, पेरेंट से ले लेंगे, कोई आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा, ताकि गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो उसके हिसाब से, मतलब रॉ मटेरियल, एक्चुअली में रॉ मटेरियल आप जो है खरीदते हो, खरीद के जो है आपको उसको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके तैयार करोगे, फिर उसको डिलीवरी पे लगाते हो। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए होता है, कई बार अपने पास भी होता है, कई बार आपको बैंक से पैसा वैसा लेना पड़ता है, या दोस्त यार से उधार लेना पड़ता है। फिर फाइनली जब ये आपको पैसा आपके पास आ जाता है या आपके पास अवेलेबल है, तो आप प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स करते हो। तो आप गुड्स वगैरह जो भी आपको एज पर स्पेसिफिकेशन, जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो तुम मुझे स्पेसिफाई कर दोगे कि क्या क्या गुड्स चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो जो है आप प्रोडक्शन यहाँ पे मैं शुरू कर दूँगा, जैसे शुरू करूँगा और आराम से जैसे ही तैयार हो जाएंगे मैं इन्फॉर्म करूँगा और अकॉर्डिंगली निकाल दूँगा। फिर अब क्या होता है, जैसे ही गुड्स बना के तैयार करूँगा मैं, तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने जो भी गुड्स बनाया तो कोई चेक करने आएगा, जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, तुम अपना बंदा भी भेज सकते हो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट बनाया है, जो कि ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री से जाए। For this purpose, it has authorized some agency to act as inspection agency. Export Inspection Council of India is one such agency which carries out such inspection, issues the certificate of inspection after satisfying the condition relating to quality and export worthiness of the good. Exporter needs to contract the export inspection agency. तो मैं बोलूँगा कि भैया आप आओ, गुड्स चेक कर लो, मैं इस बंदे को बाहर भेज रहा हूँ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चेक हो जाते हैं। और कहते हैं फॉलोइंग फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स होती हैं जहाँ पे प्री शिपमेंट कंपलसरी नहीं होती, तो ध्यान देना। स्टार ट्रेडिंग हाउसेज, एक्सपोर्ट हाउसेज, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, इन सब में जो है आपको ये ज़रूरत नहीं होती है, क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, क्योंकि ना ऑलरेडी अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं और इनको ठप्पा सरकार दे दी थी कि इनके गुड्स वगैरह सही में हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होता है, आपको शिप से भेजना है माल या फिर आपको जो है प्लेन से भेजना है माल, तो ना आपको टैक्स वैक्स एक्साइज क्लियरेंस का इशू आता है। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी दी जाती है। यहाँ पे एक्सपोर्टर जो है एक्साइज कमिश्नर के पास जाता है, जैसे एक्साइज तो अब हट ही गया है, बट एक दूसरा टैक्स लगता है यहाँ पे, तो एक्साइज कमिश्नर जो है सेटिस्फाई हो जाता है, वो एक्साइज क्लियरेंस देता है कि आपने एक्साइज का अमाउंट, जैसे अगर सर्टेन जैसे 1 करोड़ रुपए के गुड्स तुम मंगा रहे हो शुभम, तो उस पर जो भी अमाउंट एक्साइज का बनेगा, एक्साइज टैक्स का, वो मुझे जमा कराना पड़ेगा। जैसे ही जमा हो जाएगा तो एक्साइज कमिश्नर आपको जो है साइन करके दे देगा कि जमा करा दिया है। बट कहते हैं कई केसेस में गवर्नमेंट जो है एग्जाम्प्ट कर देती है एक्साइज ड्यूटी और लेटर रिफंड इट, अगर आपने एक्सपोर्ट के पर्पस से बनाया है, क्योंकि सरकार आपको करती है, सरकार इसको ड्रॉबैक के नाम से जानती है कि ताकि जो है एनकरेज हो एक्सपोर्टर और ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और ज़्यादा काम बढ़ाए।
The main purpose of such exemption or refund is to provide an incentive to the exporter to export more and also to make the export products more competitive in the world market. तो ये करा इसलिए जाता है ताकि जो है लोगों को पहचान हो, लोग समझ पाए, कंपटीशन होए, लोग जो है पहचाने, आगे चल के काम करें, ये सब चीज़ें करी जाती है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ऑब्टेन करते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, मैं आपको इशू करूँगा, ठीक है, जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ क्योंकि तुम दूसरी कंट्री में बैठे हो, तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तुम्हें दूंगा कि इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं, और इसमें टैरिफ कंसेशंस वगैरह या कोई अगर एग्जाम्पशंस वगैरह मिल रही होती है वो मैं ले लूँगा। और कई चीज़ों में इसलिए भी होता है, जैसे अगर कोई बैन है आइटम, उसमें भी देखना पड़ता है। फिर इस साथ के साथ बोला द गुड्स आर अलाउड टू बी ब्रॉट इन टू इम्पोर्टिंग कंट्री, दीज आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैन कंट्रीज, दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेड कॉन्सुलेट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर कंट्री। तो ये आपको बता देता है जहाँ से लेना है आपको, वहाँ से आप ये ओरिजिनेशन सर्टिफिकेट ले ले तो आपका काम हो जाता है। अब जब ये सारी तैयारी हो गई है तो आप जो है शिपिंग स्पेस रिजर्व कराते हो। जैसे आप कई बार जो ट्रांसपोर्टर होता है, तो ट्रांसपोर्टर शिप से कराना है तो आप उनको फ़ोन करके बोलते हो कि भाई इतना इतना सामान है, इतने बॉक्सेस हैं, तो मुझे बाहर भेजने हैं, तो इतनी जगह मुझे चाहिए। तो इसमें सारी डिटेल दोगे, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कब करना है, कितना शिपमेंट है, कहाँ जाएगा, कितने का ऑर्डर है, उसमें सारी डिटेल्स आप सारी चीज़ें बता रहे होते हो, और कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो भी होती है वो सब चीज़ें आपको करानी पड़ती है। फिर जब आपको रिजर्व हो जाता है शिपिंग स्पेस तो आप उसको पैक करते हो, फॉरवर्ड करते हो। पैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिखते हो, तुम्हारा नाम लिखूंगा, तुम्हारी कंपनी का नाम, नेट वेट, क्वांटिटी, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सब चीज़ें मुझे ये बतानी होंगी। और पैकिंग लिस्ट मैं साथ में बना के दूंगा जिसमें सब लिखा होगा कि क्या क्या आइटम्स मैंने भरी रखी है, वो मुझे ना पोर्ट वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है, जो शिप वाला होएगा कैप्टन, उसको मुझे देना पड़ेगा। एक्सपोर्टर जो है फिर अरेंजमेंट करता है, जैसे अगर शिप तक मुझे भेजना है, अगर माल बहुत ज़्यादा है तो ट्रक से भेज दिया या गाड़ी से भेज दिया, ऑटो से भेज दिया, अलग अलग तरीके से हो जाता है। ऑन लोडिंग गुड्स इनटू रेलवे वैगन, रेलवे अगर आप रेलवे से भेज रहे हो तो रेलवे रिसीप्ट मिल जाता है आपको, ठीक है, और आगे चल के और वहाँ से फिर शिपमेंट आगे चली जाती है। फिर अल्टीमेटली क्योंकि गुड्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो ये कंपलसरी है, जैसे इंश्योरेंस आपको गुड्स का कराना ही पड़ता है, ठीक है, बाहर का रिस्क हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है कि बाई चांस अगर आपका जो है माल कुछ ख़राब हो गया, शिप डूब गई या कुछ और बात हो गई तो इससे आपको बचाया जा सके। देन जैसे ही शिप पे माल पहुंचता है वहाँ पे तो कस्टम क्लियरेंस भी लेनी होती है, कस्टम्स ड्यूटी वहाँ पे भरनी होती है। इसमें एक्सपोर्टर जो है प्रिपेयर करता है शिपिंग बिल, शिपिंग बिल मेन डॉक्यूमेंट है। इसमें जो है एक्सपोर्टर का नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, नेम ऑफ द वेसल, कौन सी शिप से भेज रहे हो, नाम उसका क्या होगा, पोर्ट एट विच गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कंट्री ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, ये सब मेंशन होता है। 5 कॉपीज़ इसकी रिक्वायरमेंट होती है जो कि कस्टम ऑफिसर को देनी होती है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपको पोर्ट इंस्पेक्टर को देनी होंगी, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी जो ऑर्डर आया है, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी बैंक ने जो भेजा है तुम मुझे भेजोगे वहाँ से, कमर्शियल इनवॉइस यानी बिल, ओरिजिन सर्टिफिकेट की कहाँ से आया है, इंस्पेक्शन अगर हो गई है, और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ें बतानी होंगी। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करा देते हो तो जो सुपरिटेंडेंट है कंसर्न पोर्ट का वो कार्टिंग ऑर्डर लेके आता है। कार्टिंग ऑर्डर क्या है, इंस्ट्रक्शन है टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट कि जो है कार्गो डॉक यार्ड में जाने दो, जैसे ट्रक से माल या जिससे भी आया है टेम्पो से, वो सब एंट्री कराओ जी, माल वाल ठीक है, अब अंदर रखाओ। जैसे ही कार्टिंग ऑर्डर हो जाता है कार्गो जो है पोर्ट एरिया में जाता है, शेड में उसको रख देते हैं, प्रोटेक्ट करके भी रखना पड़ता है। एंड एक्सपोर्टर क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है ये सारे काम नहीं कर पाता, तो आजकल ना इसके लिए एक नया काम शुरू हुआ है, CNF एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये आपके सारे काम करा देते हैं। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो ये आपने पीछे सारी चीज़ें पढ़ी है ना, इन सब के झंझट से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेटर ऑफ गारंटी को छोड़ के CNF एजेंट आपका माल मंगवाएगा, करवा देगा, जहाँ भेजना हो, मुंबई पोर्ट भेजना हो, कहीं भेजना हो, उस तरीके से गुजरात वहाँ से आपका सारा सामान चला जाएगा, या प्लेन से भेजना हो, उस तरीके से देखना है। फाइनली जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो आपको मिलता है मेट्स रिसिप्ट, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। मेट्स रिसिप्ट क्या, इसका मतलब क्या होता है, आपके गुड जो है शिप पर लोड हो गए हैं, शिप का कैप्टन आपको मेट रिसिप्ट देता है। मेट रिसिप्ट जो है कमांडिंग ऑफिसर इशू करता है कि कार्गो आ गया है, इसमें आपका वेसल का नाम, शिप का नाम, डेट ऑफ शिपमेंट, पैकेजेस, मार्क नंबर कितने हैं, कंडीशन क्या है, और इसमें जो है जो भी ड्यूटीज़ अगर आपने पे ऑफ कर दिया है वो सब चीज़ें ठप्पा वप्पा लगा के मिल जाती है आपको। अगर डायरेक्टली कर रहे हो तो आपको मिलेगी, अगर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे तो CNF एजेंट को मिलेगी।
एंड फिर आप जो है इसमें पेमेंट देते हो फिर फ्रेट की, इंश्योरेंस एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे तुमने मुझे बोला या हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं फ्रेट की पेमेंट मैं करूँगा, जो गुड्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें चार्जेस मैं लगाऊंगा, जहाँ तक तुम भेज रहा हूँ या पोर्ट तक के आने के कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हम डिसाइड कर सकते हैं। ये इसी मामले में होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, या तुम भर रहे हो तुम भरोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें CNF जो है सरेंडर कर देता है मेट रिसीव कंपनी को, फ्रेट कैलकुलेट होता है, फ्रेट आपको देना पड़ता है, बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, फिर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विद सर्व एज एन एविडेंस द शिपिंग कंपनीज एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर कैरिंग टू द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बिल ऑफ लीडिंग यही काम करता है कि आपको ठप्पा लग के मिल जाता है कि हमारे गुड्स शिपिंग कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए एंड वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने माल, बिल ऑफ लीडिंग मिलता है शिप से जाने पे, अगर आपने माल जो है गुड जो है एयर से भेजा है तो एयरवे बिल मिलेगा आपको, ये ऑफिशियल रिसीप्ट होती है, इसको एयरवे बिल बोलते हैं। फिर आप बिल बनाते हो कंप्लीट। ठीक है, तो आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एक्सपोर्टर इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस में क्वांटिटी, क्वालिटी, गुड्स सब बना होता है, और CNF एजेंट जो है उसको ड्यूली अटेस्ट करा सकता है कस्टम से, या आप भी करा सकते हो अगर आप करा रहे हो तो। ठीक है, और ये क्यों कराना होता है, क्योंकि आपको अब पेमेंट लेनी है, जब मैं ये सारे काम कर लूँगा तो मुझे आपसे पेमेंट लेनी होगी। ठीक है, तो आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म्स the importer about the shipment. The importer needs various documents to claim the title of goods on their arrival at his country and getting them customs cleared. तो ये एक ज़रूरी बात हो जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, इम्पोर्टर को भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसको गुड्स छुड़ाने हैं। तो उसको क्या क्या चाहिए, तुम्हारी मेरी इन्वॉइस की कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक्सपोर्टर ये डॉक्यूमेंट्स बैंकर को भेजता है, इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है कि जैसे अगर आप क्रेडिट पे माल ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो और जो है जब भी अगर आपको जैसे उसको क्लियर ऑफ कराना है तो वो उसको आप करा सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे इन्होंने बताया दो तरीके के होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट होता है, साइट ड्राफ्ट, एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यूज एंड ड्राफ्ट। दो तरीके से यहाँ पे देखना जाता है। तो कहते हैं साइट ड्राफ्ट क्या कहता है, इन केस ऑफ साइट ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट्स आर हैंडेड ओवर टू इम्पोर्टर ओनली अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, तो यानी तुम्हारे को जो है डॉक्यूमेंट्स मैं तभी दूंगा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट में जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मुझे पेमेंट मिल जाएगी मैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, इन द केस ऑफ यूजुअल डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड टू द इम्पोर्टर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे तुमने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा कि मैं सर्टेन डेट पे पेमेंट करूंगा या इंडिया से ही पेमेंट ले लेना आप कहीं से, तो जो भी 3 महीने या 2 महीने या 4 महीने का टाइम होगा क्रेडिट का उस तरीके से, तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं गुड्स भेज दूँगा, आप डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, वैसे ही जो है आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इसमें पेमेंट मुझे आगे मिलेगी बट गुड्स की डिलीवरी तुम्हें पहले मिल जाएगी। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कहते हैं, जैसे ही मिल जाता है इम्पोर्टर रिलीजेज द पेमेंट ऑन केस ऑफ साइट और एक्सेप्ट द यूजेस फॉर मेट ऑफ पेमेंट ऑन द मेच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कि 3 महीने बाद अगर मुझे देना है, 2 महीने बाद। एक्सपोर्टर का बैंक जो है पेमेंट बैंक के थ्रू उसको मिल जाता है अपने अकाउंट में। एक्सपोर्टर जो है उसको पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, जैसे कई बार इंस्टेंट हो जाता है, कई बार टाइम लग जाता है। एक्सपोर्टर कैन गेट इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम अ रेस्ट बैंक ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट साइनिंग अ लेटर ऑफ इंडेमिनिटी। लेटर ऑफ इंडेमिनिटी क्या है, ये सब बीच के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं शुभम, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ अ लेटर बाय विच द एक्सपोर्टर अंडरटेक्स टू इंडेमिनिफाई द बैंक इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीव्ड ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इम्पोर्टर अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्टर अंडरटेक्स टू इंडेमिनिफाई द बैंक इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीव्ड ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इम्पोर्टर अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट। तो अगर आप मान के चलो लेटर ऑफ गारंटी मिल गया, कुछ हो गया, बाई चांस पेमेंट नहीं आई है, बैंक ने गारंटी ली है, तो बैंक का आप उसके ऊपर बोल सकते हो कि लेटर ऑफ इंडेमिनिटी का ऐसा करके कि भैया जो है आपको मेरे को पेमेंट विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिले करिए आपने पेमेंट, इस तरीके से। तो हैविंग रिसीव्ड द पेमेंट एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट मिल जाता है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इज अ सर्टिफिकेट विच सेज दैट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एक्सपोर्ट consignment has been negotiated and the payment has been received in accordance with the exchange control रेगुलेशन। क्योंकि जैसे डॉलर में आ रहा है या किसी और दूर से यूके पाउंड में आ रहा है, रूबल में आ रहा है, यूरो में आ रहा है, सबकी करेंसी के हिसाब से आपको चेक रखना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आपका था बेसिकली एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये जैसे एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया शुभम। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, अब तुम इंपोर्ट करा रहे हो तो इंपोर्ट ट्रेड का भी मीनिंग प्रोसीजर है। ठीक है, स्टेप वाइज सारे का सारा वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया, वो भी मैं समझा रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करना शुभम, एक सेकंड।
ओके, तो इम्पोर्ट का क्या है शुभम, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। तुम इम्पोर्टर हो ना, तो उस केस में क्या होगा, इम्पोर्ट रेट क्या है, जब आप गुड्स, जैसे बेसिकली क्या है, जैसे अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मैं तो एक्सपोर्टर हो गया, अभी जो हमने केस डिसाइड करा, मैं तुम्हें गुड्स भेज रहा हूँ, तुम इस केस में इम्पोर्टर हो गए। अब इम्पोर्टर, जैसे तुम अपने अपने आप को अब समझना, ठीक है, अपने आप को कंसिडर करके चलना। तो इम्पोर्टर बेसिकली क्या है, तुमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं दूसरी कंट्री से, तुमने इंडिया से खरीद लिए फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप क्यों खरीदते हो, क्योंकि कई बार गुड्स की अवेलेबिलिटी गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर सस्ता पड़ रहा है, इन सब केस में आप जो है दूसरे जगह से मंगा रहे होते हो। इसमें स्टेप्स क्या है इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन में, तो तुमने जैसे शुरू में मुझे क्या भेजा, ट्रेड इंक्वायरी, तो तुम ट्रेड इंक्वायरी भेजोगे किसी कंट्री में, वहाँ से तुम्हें जो है ट्रेड इंक्वायरी आएगी, रिवर्ट करेंगे कि भैया ये रेट है, और इस रेट में हम आपको गुड्स आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ये टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोवाइड कर देंगे, जो कि एक्चुअली पीछे एक्सपोर्ट में बताया, क्योंकि तुम इम्पोर्टर हो गए, तो अपने आप को कंसिडर करना शुरू। फिर अगर तुम इंपोर्ट पहली बार करा रहे हो या आपके पास लाइसेंस है, दोनों चीज़ें हो सकती है। पहली बार करा रहे हो तो इंपोर्ट लाइसेंस तुम्हें लेना पड़ेगा, नहीं है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का कोड होएगा, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि तुम इंपोर्ट करा रहे हो और तुम मुझे पेमेंट दोगे, तो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज जो है सारा अरेंज करना पड़ेगा, कि मैंने बोला 1 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है, बोल रहे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप माल तैयार करो, बता देना, वीडियो बना के पैकिंग लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें भेज दीजिए, मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज अरेंज कर लेता हूँ, वो मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो मैं अकाउंट नंबर दूंगा, तो उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे जैसे ही जो है आएगा सारा चीज़ें। फिर इसमें जैसे एडवांस के केस में भी हो जाता है ये, या फिर कंप्लीट पूरी पेमेंट के केस में भी हो जाता है। फिर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके बाद ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, तुम लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंज करोगे अपने बैंक से कि भैया इसको पेमेंट है, मैंने देनी है, इतने गुड्स बन रहे हैं, तो उसको फिर आपको बैलेंस पेमेंट या जो भी अमाउंट है बचा वो देना पड़ेगा। फिर अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, तो इम्पोर्टर मेक्स अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इन एडवांस टू पे टू द एक्सपोर्टर ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट द पोर्ट। तो ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होता है कि मेरे पास पूरी पेमेंट है, जैसे ही मेरे पास माल आ जाएगा मैं सारे का सारा पेमेंट इसको दे दूंगा, तो आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, अगर है तो ठीक है, वरना बैंक से अरेंज करोगे। फिर जैसे ही आप फाइनेंस अरेंज कर लेते हो, तो मैं गुड्स यहाँ से भेज दूंगा। जब मैंने गुड्स भेज दिया, क्योंकि तुम इम्पोर्टर हो, तो जो है सारा शिपमेंट एडवाइस आएगी, तुमने पेमेंट भेज दिया, तो मैं तुम्हें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, नेम ऑफ द वेसल, डेट, पोर्ट ऑफ एक्सपेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, डेट ऑफ सेलिंग ऑफ वेसल, कंट्री ऑफ ओरिजिन के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा कि भाई तुम्हारा इस पोर्ट पे आके माल तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसको ले जाना, ठीक है। फिर आप इस टाइम पे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म कर देते हो, रिटायर कर देते हो। तो जैसे हैविंग शिप द गुड्स, ओवरसीज सप्लायर प्रिपेयर्स अ सेट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल इनवॉइस, एयरवे बिल एंड हैंड इट ओवर टू हिज बैंकर एंड देन ऑनवर्ड ट्रांसमिशन एंड नेगोशिएशन टू द इंपोर्टर। द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अभी हमने पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज, यूजेंस ड्राफ्ट एंड साइड। तुम्हें लगता है जैसे मैंने कंडीशन रखी हुई है कि गुड्स पहुँचेंगे तुम्हारे पास तभी जब तुम पेमेंट रिलीज़ करोगे, तो उसके हिसाब से फ़ंड जो है तैयारी करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ेंगे। अगर तुम मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो, जैसे तुम मुझे जानते हो, तो तुमने बोला कि भैया अतुल सर ये लो 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे ही मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं डॉक्यूमेंट भेज दूँगा, तो उस हिसाब से पेमेंट बाद में रिलीज़ करोगे। फिर जैसे ही गुड्स आएंगे तो तुम खुद जा सकते हो, या तुम्हारा भी CNF एजेंट हो सकता है, वो सारे काम जो है करा लेगा। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाओगे, सारे जो है पोर्ट के चार्जेस, फ्रेट, टैक्सेस वैक्सेस जो भी होंगे थोड़े मोटे, वो तुम्हें सब भर के अपने पास जो है ट्रक में या किसी भी तरीके से अपना लेके जा सकते हो। फिर कस्टम क्लियरेंस भी कराते हो, तो ऑल द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया हैव टू पास थ्रू कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। तो अगर इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने बाहर से गुड मंगाया है, तो हमें कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ेगी, कंसर्न जो है शिपिंग से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दिस ऑर्डर एंटाइटल्स द इंपोर्टर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स। और लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस होता है हमारा, लिवाइज अ चार्ज फॉर सर्विस ऑफ डॉक अथॉरिटीज़ कॉल्ड डॉक चार्जेस। जैसे डॉक पे ना आपका सामान पड़ा रहता है कभी कभी, तो अगर इतना टाइम आपको पड़ा रहेगा तो डॉक सर्विस चार्जेस वो लोग लगा देते हैं, और ये चलता रहता है। और 2 कॉपीज़ फिर आप में इसमें मिलती है आपको, एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, इम्पोर्टर इज़ गिवन बैक 1 ऑफ द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, द रिसिप्ट इज नोन है पोस्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट, कि भैया आपने पेमेंट कर दी है, रिसिप्ट ले लो। डॉक चार्जेस आर टू बी पेड व्हेन द ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ द कस्टम्स आर कंप्लीटेड। जैसे ही कस्टम की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो आपको डॉक के चार्जेस आपको पूरे देने पड़ जाते हैं। और जब भी आप डॉक के ड्यूज दे रहे होते हो, इंपोर्टर या क्लियरिंग एजेंट स्पेसिफाई करता है कितना अमाउंट है इन चालान, उसको डॉक चालान के नाम से दिया जाता है, न भरा जाता है।
और इंपोर्टर फिर एक बिल ऑफ एंट्री भरता है, उसमें कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी जो है बताता है। बिल ऑफ एंट्री जो है कस्टम ऑफिस में जाती है एंड इंपोर्टर उसको भरता है जैसे ही उसको गुड्स मिल जाते हैं। ट्रिप्लिकेट होता है, एक उसके पास होती है, एक कस्टम ऑफिस के पास होती है, ऐसे चल रहा होता है। और बिल ऑफ एंट्री में सब आ जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, नेम ऑफ द शिप, नेम ऑफ पैकेज, मार्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, क्वांटिटी एंड वैल्यू, जितना भी कस्टम ड्यूटी वगैरह आपने पेबल करी है वो सब चीज़ें आ जाती है। जैसे ही आप इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, बिल ऑफ एंट्री जो है डॉक सुपरिटेंडेंट को देता है, वो एंट्री कर लेता है, फिजिकली एग्जामिन करता है, रिपोर्ट देता है और फिर अल्टीमेटली जो है सारी चीज़ें करके पैसा वैसा जो भी कर रहा होता है सारा फंड रिलीज़ करके जैसे पोर्ट का, और आपके पास आपको रिलीज़ कर देता है ऑर्डर कि भैया आप गुड्स लेके अब अपने घर या अपनी फैक्ट्री जा सकते हो। ठीक है, ये इंपोर्ट में होता है। ये तो जैसे तुम्हें मैंने इंपोर्टर बना दिया था, बट अगर हम दोनों ही इंडिया में और हम इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमें भी यही सारे काम करने पड़ेंगे। समझ आया इतना शुभम? ठीक है, और एक टॉपिक शुभम इसमें, हाँ तो थे दो ही टॉपिक बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही कर ही लेते हैं। अब ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया शुभम, तुम्हारी बुक में भी आएगा जो तुम्हारे सामने आएगी। तो ना इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो इंडेंट होता है, तो इंडेंट में वही होता है जैसे बेसिकली इसमें क्या है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर लगाया है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब चीज़ें बताओगे। लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी होती है एक तरीके की, आपकी पेमेंट सर्टेन टाइम पे जब भी गुड्स तैयार हो जाएंगे आपके रिलीज़ हो जाएंगे। शिपिंग ऑर्डर होता है, शिपिंग ऑर्डर वही कैप्टन ऑफ द शिप देता है कि भाई कस्टम क्लियरेंस मिल गई है, पोर्ट पे शिप पोर्ट पे आ गया माल, शिप पे चढ़ गया है। शिपिंग ऑर्डर के बारे में बता रहा था कि पोर्ट पे आ गया है माल ठीक है, शिपिंग ऑर्डर मिल गया है और वो कंपनी जो शिपिंग वाली है वो इशू कर देती है कि माल हमारे पास आ गया है, सब चीज़ें ठीक है, और शिपिंग ऑर्डर आपको बना के दे दी जाता है। फिर शिपिंग बिल्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। बिफोर द गुड्स कैन बी लोडेड कस्टम क्लियरेंस नेसेसरी होती है, शिपिंग बिल बनाते हैं जिसमें कस्टम ऑफिस परमिशन देता है, आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हो जहाँ जाएगा, और जैसे ही आप ये पेमेंट वेमेंट कर देते हो तो आपका वहाँ पे जो है रास्ता वो निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं कि आप वहाँ पे भेज सकते हो माल, आपका शिप माल उस पर चढ़ जाएगा। मेट रिसीप्ट होती है, ये मैंने आपको बता दिया, शिप का कैप्टन आपको मेट रिसीप्ट देता है, ठीक है, और या फिर CNF एजेंट भी ले सकता है। बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको ये बोलते हैं कि शिप कैप्टन ने जो है सारे गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। दो तरीके की टाइप ऑफ मेट रिसिप्ट होती है, एक तो क्लीन मेट रिसिप्ट होती है, क्लीन मतलब साफ मेट रिसिप्ट। द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप इशूज अ क्लीन मेट रिसिप्ट इफ ही सेटिस्फाइड द गुड्स आर पैक्ड प्रॉपर्ली, देयर इज नो डिफेक्ट इन द पैकिंग ऑफ द कार्गो। जैसे उनको चेक तो रखना ही पड़ता है, कल को कोई दिक्कत हो जाए तो अगर पैकिंग वैकिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से जाएगा। क्वालिफाइड मेट रिसिप्ट क्या कहता है? क्वालिफाइड मेट रिसिप्ट इशू व्हेन द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पैकिंग ऑफ द गुड्स एंड द शिपिंग कंपनी डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डैमेज अगर हो जाता है तो हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हाँ, इंश्योरेंस तो ज़रूर होती है, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। तो ये सारा आपका इम्पोर्ट था, डॉक्यूमेंट्स थे, ये इन्होंने बताया। और एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने शुभम यहाँ नया ऐड किया हुआ है, WTO, बिल्कुल छोटा सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। थोड़ा बहुत शायद आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी, शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा, बिजनेस में ही है। तो ये बेसिकली इसके बारे में बहुत बार पढ़ाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का कंसर्न देख के चलती है दो नेशंस के बीच में। WTO 1 जनवरी 1995 को सेटअप किया गया था। हेड क्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है। WTO को ग्लोबल स्टेटस मिला हुआ है टू द जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या वर्ल्ड बैंक को मिला गया है। इसमें 164 मेंबर, 23 गवर्नमेंट्स ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है WTO का। एंड WTO एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में कोई कलेश चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन है, या वो जो है आपको नेगोशिएशन करने हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड अगर एग्रीमेंट्स वगैरह करने हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे तैयारी कराता है। और अगर किसी चीज़ का डिस्प्यूट है तो बिठा के सॉल्व कराता है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो WTO बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या? प्रोडक्शन, ट्रेड, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है। और इसमें मेजर इन्होंने बताया है कि ये इंश्योर करके चलता है कि कंट्रीज़ आपके आपस के बीच में कॉर्डली काम करें, हैप्पीली काम करें, टैरिफ्स एंड ट्रेड वगैरह टैरिफ जो है कम हो, बैरियर्स हटें हमारे,
और ऐसे एक्टिविटीज़ करो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, इनकम बढ़े, वर्ल्ड रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। तो आपको लगता है आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा जो ऐसे यूज़ हो रहा है तो उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ हो गया इस तरीके से, तो ये किया जाता है। सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए एंड मोर इंटीग्रेटेड, मोर वायबल और ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, ये भी इंश्योर करके चलता है वर्ल्ड ट्रेड कि भैया चलो ठीक है कि अगर दो कंट्रीज आपस में बैठ के बात कर रही है, कुछ है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड, जैसे कई कंट्रीज होती है आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं होती, अगर नहीं हो रही है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो है उनके भी लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठ के उसको डिसाइड करवा सकते हैं और ओपन भी करते हैं। कई कंट्रीज़ के साथ बोलते हैं इनके साथ ही ट्रेड करो, कहीं के साथ बोलते हैं नहीं करो, तो हर तरीके का काम यहाँ पे होता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ, छोटा सा टॉपिक है, इतना ही आता है। ये समझ आया शुभम इतना ये, या कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हो गया? हाँ। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था शुभम, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, और तुम्हारी बुक भी ख़त्म हो गई, ये सारा ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब मुझे ना शुभम एक सेकेंड, हाँ